नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। आज तक कोई भी वीडियो की इतनी डिमांड नहीं हुई होगी जो इस वीडियो के लिए डिमांड थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा पूछते हैं कि कैसे एक रिज्यूम अच्छी तरीके से बनाए, इस पर एक वीडियो बनाई। लेकिन मैंने तब नहीं बनाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक्चुअली रिज्यूम में वीडियो बनाने जैसा होता क्या है। उस पर आपको नाम डालना होता है, क्वालिफिकेशन डालना होता है, फिर आपका एक्सपीरियंस होगा, फिर स्किल्स हो गए और फिर हॉबीज, बस इतना ही रिज्यूम में तो होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रिज्यूम को लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते। जैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे आप ड्रेसिंग वेल करके इंटरव्यू में जाते हो, जैसे आप पढ़ाई के लिए इतने सारे साल लगाते हो, उसमें फीस भी भरते हो, तो इतना ही इम्पोर्टेंस आपको रिज्यूम में भी देना है। क्योंकि आपका पूरा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो रिज्यूम थ्रू आपको दिखेगा। जो एचआर जो पढ़ने वाला है उसको दिखेगा। आपको मालूम है कि बहुत सारे रिज्यूम, लाखों में रिज्यूम आते हैं एचआर डिपार्टमेंट्स को, बहुत सारी एक वेल नॉमिनेटेड कंपनीज में। तो उसमें से आपका रिज्यूम कैसे सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको मालूम होगा बहुत सारी कंपनीज अभी ऑनलाइन रिज्यूम ही एक्सेप्ट करती है। जैसे बहुत सारी कंपनी जो naukri.com, shine.com, monster.com जो ऑनलाइन आपको कंसल्ट करती है, एक जॉब के लिए आपका रेफरेंस देती है, तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन ही रिज्यूम आप उनको भेजते हैं। तो उनमें बहुत सारे रिज्यूम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्ट कौन से होते हैं, तो उसका एक फैक्टर ये है कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम रहता है। उसके अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स, मतलब जो रिक्वायरमेंट स्टूडेंट के, उसके अकॉर्डिंग जिसने रिज्यूम बनाया वही रिज्यूम वहाँ पे सिलेक्ट होता है। और सिलेक्ट होना मतलब 50% काम तो आपका हो गया। अब सिर्फ आपको रिज्यूम अच्छी तरीके से बनाना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे रिज्यूम एक अच्छी तरीके से बनाए और वो कैसे आपका रिज्यूम वहाँ पे ट्रैक होके एचआर के पास इजीली आ जाए। तो उसमें आपको रिज्यूम को एसईओ करना पड़ता है। मतलब आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने सुना होगा। मतलब जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है वही आपने डाले होगे तो वो आपका इवन यूट्यूब वीडियो रैंक होगा, ब्लॉग आपका रैंक होगा, वेबसाइट रैंक होगी। तो वैसे ही रिज्यूम रैंक होने के लिए आपको आपके रिज्यूम का एसईओ बनाना ही पड़ेगा। तो एक सिंपल टेक्निक से, बहुत ही हार्ड नहीं है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वैल्यूएबल रिज्यूमे प्रेजेंट करके आप जॉब को हायर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा रिज्यूमे में क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है डालने, कैसा रिज्यूमे, एक परफेक्ट रिज्यूमे कंस्ट्रक्ट करना है। और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी चीज़ें आप हमेशा मिस्टेक करते हैं। मोर देन 90% पीपल इसको मिस्टेक करते हैं और इससे चांसेस कम होते हैं रिज्यूमे उनके एचआर के पास जाने के। तो इसके लिए एंड में आपको वो टिप्स दूंगा जिससे आपका रिज्यूमे प्रेजेंट हो सके टाइम पे। और रिज्यूमे कैसा कंस्ट्रक्ट करना है वो तो अब मैं अभी बता देता हूँ। तो वहाँ पे रिज्यूमे कंस्ट्रक्ट करने के लिए पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है आपका नाम। आपका नाम बोल्ड लेटर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपका नाम प्रेजेंट होना चाहिए। एक ऐसा हर एक रिज्यूम में पहला ही आपका नाम होता है, मतलब दूर से भी दिखना चाहिए वो नाम। तो एक बोल्ड लेटर में आप अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आप डेजिग्नेशन लिखेंगे, कौन सी चीज़, कौन से डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ, इसके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरा खुद का रिज्यूमे आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए रिज्यूम बना है। हर एक स्टूडेंट अपने फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो पहला मैंने नाम बताया, फिर डेजिग्नेशन। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जॉब के लिए, तो वहाँ पर मेरा डेजिग्नेशन होगा क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपका नंबर और ईमेल होगा, ये ज़रूरी नहीं। ईमेल और उसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल भी होना चाहिए। मतलब एक लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए, एक ट्विटर का प्रोफाइल आप वहाँ पे डालिए आपको, और इंस्टाग्राम का भी आप प्रोफेशनली मेंटेन करते हैं तो वो डालिए। फेसबुक की डालने की ज़रूरत नहीं, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है वहाँ पे। तो डेफिनेटली ये 2-3 प्रोफाइल आप डालिए, क्योंकि एक ऑनलाइन आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे उनको पता चल जाएगी आप कैसे तरीके के इंसान हो पर्सनली। और स्काइपे भी अभी आईडी आप डाल सकते हैं स्काइपे के लिए। मतलब फॉरेन कंपनी जो आपको हायर करती है वो अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपके इंटरव्यू लेना चाहती है तो उसके लिए उनको मदद हो सकती है। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव ये हर एक रिज्यूम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है।
पहला पॉइंट होता है जो एचआर पढ़ता है तो उसके लिए ये इम्प्रेसिव ही होना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपका रिज्यूम एचआर कैसे सिलेक्ट करता है, तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं तो वो आपको करियर ऑब्जेक्टिव में ही डालने हैं। जैसे वैकेंसी निकलती है उसमें एक कीवर्ड्स होते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है कि इन केस क्लिनिकल रिसर्च की रिक्वायरमेंट हो गई तो वहाँ पे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स के मैनेजमेंट, ये सारी टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए। उसका अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो भी होना चाहिए। तो ये अगर रिक्वायरमेंट है तो आपके ऑब्जेक्टिव में वही रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए, तभी आपका इंप्रेशन बेटर होगा और आपका इंटरेस्ट और आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हायर होने के। तो आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए इन केस यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप। टू अचीव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड करियर ग्रोथ इन हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड टू एक्सरसाइज माई स्किल एंड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस दैट ऑफर्स प्रोफेशनल ग्रोथ फॉर माई सेल्फ एंड माई ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपको पता चल गया होगा कि एक आपकी खुद की भी ग्रोथ आप करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ करेंगे। तो ये आपको एक गुडविल करके ये रिज्यूम आपको प्रेजेंट करता है और आपके चांसेस बढ़ाता है सिलेक्शन के। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सपीरियंस। तो ये जो लोग फ्रेशर है वहाँ पे ये पॉइंट डायरेक्टली आप क्वालिफिकेशन पे जाएंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनके लिए एक्सपीरियंस लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस में आपको एक टिप्स देता हूँ कि बहुत लोग एक्सपीरियंस में 5-6 जगह पे एक्सपीरियंस लिखा वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है उनको, लेकिन वो एक प्रेजेंटली वो यहाँ पे लिखते नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि एक ही सेंटेंस में उनका जो एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है। मतलब वर्कड एज अ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट फॉर 2 years, दैट्स ऑल। वर्कड एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट फॉर 2 years, दैट्स ऑल। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका जॉब आपने सीरियसली किया होता है, 1 साल 2 साल उस पर गवाए होते हैं, तो उसके लिए आपका सीरियसनेस उसमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले आपका डेजिग्नेशन लिखोगे, कहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपने काम किया है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट आपको डालने बिल्कुल ज़रूरी है। हर एक जॉब एप्लीकेशन में आपका कौन सा भी एक्सपीरियंस हो, इवन आप आईटी फील्ड के हो, इवन आप डिज़ाइनर फील्ड के हो, कौन से भी फील्ड के हो, एग्रीकल्चर फील्ड के हो, तो आपका डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और की टेक्निकल्स, आपको कौन टेक्निकल्स या नॉलेज कौन कौन से स्किल्स आपके पास वहाँ पे ग्रो हो गई वो जॉब करते करते, तो वो आप में लिखनी बिल्कुल ज़रूरी है। तो जैसे मैं आप देख रहे हैं मैंने रिज्यूम में वहाँ पे लिखा है, फर्स्ट है वर्कड विद क्वालिटी रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। ये मैंने वहाँ पे काम किया है तो वो मैंने दिखा है। नेक्स्ट मैंने बताया डिस्क्रिप्शन, कंडक्ट human clinical trials on human volunteers and monitoring clinical data and upload EELC and validate it। मतलब मैंने जो काम किया वो वहाँ पे लिखा, क्या काम किया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैंने किया लीड ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स एंड आल्सो ट्रेन देम टू कंडक्ट ट्रायल्स। इससे मेरी एबिलिटी पता चलती है कि मैंने किस तरह से ये काम किया यहाँ पे। और फिर की टेक्निकल्स, कौन से टेक्निक्स मैंने ग्रो किए। तो यहाँ पे मैंने टेक्निक्स, एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड थोड़ा सा फील्ड होता है जहाँ पे मॉनिटरिंग करना पड़ता है डेटा ह्यूमन वॉलंटियर्स का या एनिमल वॉलंटियर्स का। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, तो वो मैंने यूज़ किए इल्वीस, PSMT एंड ENF और सबमिशन प्रोसेस। तो ये मैंने की पॉइंट्स बताए। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया और एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड एक्सपीरियंस मैंने लिखा है वर्कड एज प्रोफेशनल ऑफिसर इन फार्मास्यूटिकल सेल्स प्रमोशन। मतलब मैंने काम किया एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एरिया बिजनेस मैनेजमेंट कौन सी कंपनी में, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल तरीके से लिखा कि प्रोफेशनल ऑफिसर इन फार्मास्यूटिकल सेल्स प्रमोशन। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा, सेल्स एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड आल्सो मैनेज सेल्स। और फिर मुझे कौन सी स्किल्स यहाँ पे ग्रो करनी मिली, मतलब मैंने स्किल कौन सी ग्रो हुई मुझ में, तो वो है कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल। तो ये ऐसी तरीके से आपको एक्सपीरियंस लिखना है जिससे HR को बहुत ही कम समय में पता चल सके कि आप एक्चुअली कैसे काम किया आपने और उसमें कौन सी एबिलिटी आप में है, उसमें और चांसेस बढ़ते हैं हायर होने के। फिर नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन। फ्रेशर के लिए आप 10th 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो सिर्फ लास्ट 2 क्वालिफिकेशन लिखिए, मतलब ग्रेजुएशन
और पोस्ट ग्रेजुएशन, या इवन आपने डिप्लोमा किया होगा, बहुत सारे डिप्लोमाज रहते हैं इंजीनियरिंग में रहते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने लिखा आप देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने पहले एग्ज़ाम कौन कौन से, मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, फिर ईयर, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, और फिर परसेंटेज। ये सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा जगह इस पे जानी नहीं चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। मैंने जैसे बताया इंडस्ट्री में हमारे फार्मास्यूटिकल ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं रहते, लेकिन फिर भी जब आप एक एज अ डिज़ाइनर, एज अ आईटी प्रोफेशनल काम करते हो, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर क्लाउड डेटाबेस में आपने कौन से काम किया, डिज़ाइनर्स में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको मालूम है जिस पे काम किया आपने, तो वो ज़रूरी रहते हैं। और यहाँ पे जो मैं जॉब अप्लाई करने जा रहा हूँ क्लिनिकल रिसर्च, वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स पे मैंने काम किया है, तो वो टेक्निकल स्किल्स मुझ में गेन हो गई, तो वो मैंने लिखी है। जैसे इल्वीस, PSMF, ENF सबमिशन प्रोसेस। आप फ्रेशर है तो आप लिख सकते हैं MS-DOS, MS ऑफिस भी कभी कभी यहाँ पे यूज़ होता है, तो वो भी लिख सकते हैं। कौन सी भी टेक्निकल स्किल यहाँ पे लिखनी ज़रूरी है, कौन सा भी कॉलम आपको ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये हो गए टेक्निकल स्किल्स। अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट वर्क, द रियल वर्क। आपने कौन से कॉलेज में क्या काम किया, ये आपका ये प्रोजेक्ट वर्क से रिफ्लेक्ट होता है। तो मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी में कौन से किया ये मैंने लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। आप ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का लिखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पोस्ट ग्रेजुएशन का लिखिए, डिप्लोमा आपने किया है तो डिप्लोमा का लिख सकते हैं आप, या फिर कौन सा भी कोर्स किया होगा इससे पहले तो वो आप लिखिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपका जितना अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट खुद को करेंगे, उतने आपके चांसेस अच्छे ज़्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट वर्क में पहले मैंने बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल सबमिटेड टू मेडिकल जर्नल काउंसिल। ये मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी का किया था। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत लॉन्ग में वहाँ पे लिखा है, गवर्नमेंट इंसेंटिव सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड इंक्रीज इन क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेट साइट्स जो होती है, वहाँ पे मैंने इस पे काम किया था। फिर डिग्री में मैंने क्या किया था, बैचलर ऑफ फार्मेसी में प्रेजेंट प्रोजेक्ट वर्क किया था, तो उसका नाम था फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, देख सकते हैं आप, चेंजिंग द फेस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में वहाँ पे मैंने लिखा था। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग आप में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपने की है। ट्रेनिंग आपने कॉलेज के दौरान की होगी, इंटर्नशिप होती है बहुत सारे हेल्थ केयर्स, मतलब MBBS BDS उनको तो इंटर्नशिप होती है, इंजीनियरिंग को भी मिनी प्रोजेक्ट होता है, फार्मेसी को भी मिनी प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये आपको देना ज़रूरी है कि आपने ट्रेनिंग कौन से एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट से किया है, जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू लाइफ फार्मास्यूटिकल में मैंने किया था। ट्रेनिंग का डिटेल्स था, मतलब मैंने क्या काम किया था, प्रोडक्ट मैनेजर टैबलेट डिपार्टमेंट्स में मैंने वहाँ काम किया था, और कितने दिन का किया था, 45 डेज का किया था। तो ये हो गया ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट है अचीवमेंट्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि करियर के रिगार्डिंग मैंने अभी तो आप HR को बता चुके, लेकिन अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा आपने कितना इंटरेस्ट है आपको आपके फील्ड के बारे में, ये यहाँ से पता चलता है। तो अचीवमेंट्स में मैंने जैसे लिखा है, रिसर्च पेपर, थीसिस सबमिशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कंडक्टिंग ICS सर्टिफिकेशन में जो रहता है वो मैंने कंडक्ट किया था, एज ए गवर्नमेंट ने वहाँ पे इनिशिएटिव दिया था, तो वो मैंने कंडक्ट किया था। नेक्स्ट अटेंडिंग वर्कशॉप आप कौन से अटेंड किए, वेबिनार कौन से अटेंड किए, खुद के आपके कुछ इनिशिएटिव आपने लिए हैं, कुछ सोशल वर्किंग जो भी किया है, तो फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आपकी एक्सटर्नल आपका अपीयरेंस कैसा है एकेडमिक छोड़ के, ये आपको रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे। तो ये हो गए अचीवमेंट्स के बारे में। अब लास्ट है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, एड्रेस आपका लिखना है। एड्रेस आप स्टार्ट में लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन एक बात मैंने वहाँ पे छोड़ दी कि फ़ोटो डालना आपका ज़रूरी है क्या, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि फ़ोटो आप बिल्कुल मत डालिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे डालने ज़रूरी है, जहाँ जैसे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आपको ज़रूरी होते हैं, कभी कभी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन 99% ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो एड्रेस आप एज आपका होता है वो लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। फिर लैंग्वेजेस नॉन कौन से होते हैं वो आप लिख सकते हैं। हॉबीज़ लिख सकते हैं, लेकिन हॉबीज़ में एक ध्यान दीजिए, कॉमन हॉबीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग नॉवेल्स या लिसनिंग म्यूज़िक, ये कुछ हॉबी नहीं होती, ये इन जनरल होता है। लेकिन आप में कुछ अलग है
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपका इंप्रेशन और बढ़ेगा। तो मैंने वहाँ पे लिखा है, जो मैं बुक्स लिखता हूँ, ब्लॉग भी लिखता हूँ, तो वो मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट, आपकी स्ट्रेंथ मतलब आपकी खुद की पहचान होती है, आप कौन कौन सी चीज़ में प्लस हो, आप कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल सकते हैं, हाँ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह आती है। तो उसमें मैंने लिखा है प्रेजेंटेशन स्किल, उसमें मैंने लिखा है इंटरप्रिटेशन स्किल या फास्ट लर्निंग। ठीक है, तो ये मैंने पूरे डिटेल्स में बताया। अब आपको रिज्यूम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये आपको पूरा पता चल गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी चीज़ें आपको करनी है, रिमाइंडिंग पॉइंट्स, और वो कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहला रिमाइंडिंग पॉइंट है, आपका रिज्यूम अगर फ्रेशर है तो एक पेज में ही आपको पूरा रिज्यूम कंप्लीट करना है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, तो सेकंड पेज पे आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एक पेज भी ही आपका रिज्यूम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि ये नेक्स्ट पॉइंट आपको रिमाइंड करना है, ये जो मैंने पॉइंट लिखे वो बुलेट पॉइंट होने चाहिए। मतलब आप ज़्यादा पैराग्राफ मत रखिए, ज़्यादा स्पेस मत रखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। मतलब उनको रिप्रेजेंट होना चाहिए कि ये पॉइंट में पूरे डिटेल्स आपने कवर किए, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, ऐसे आप बुलेट पॉइंट से ये सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो आपने पॉइंट्स आप यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन ही आप सबमिट करते हैं जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ कीजिए, स्टैंडर्ड फॉन्ट्स, मतलब टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या फिर कैलिब्री, ये जो स्टैंडर्ड फॉन्ट्स है यही आप यूज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट रिमाइंडिंग पॉइंट ये है कि आप जो रिज्यूमे जब आप जाते हैं सबमिट करने, तो वो जेरोक्स लेके बिल्कुल मत जाइए, आपको प्रिंट आउट निकाल के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपीयरेंस थोड़ा अलग होता है। तो उसके लिए एक छोटी चीज़ भी आपको रिजेक्ट कर सकती है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आपने इतना क्वालिफिकेशन के लिए इतने साल लगाए, तो ऐसी छोटी चीज़ों पे आप निगलेक्ट मत कीजिए। तो ये रिमाइंडिंग पॉइंट्स हो गए। अब मैं बता दूँ कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। बहुत लोग ये चीज़ें करते हैं। फर्स्ट है फैंसी कलर यूज़ करना आपके रिज्यूमे में। क्यों आप यूज़ करते हैं? इससे आपको बहुत डिज़ाइनिंग अच्छा है आपका, तो ठीक है, आप उस फील्ड में आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में ब्लैक ही यूज़ कीजिए, ब्लैक वाइट जो रहता है वही यूज़ कीजिए, जिससे आपको प्रिंट आउट में भी अलग प्रिंट आउट नहीं निकालना हो, कलर प्रिंट आउट। ठीक है, तो ये होगा पहला पॉइंट जो गलती करनी नहीं है आपको। सेकंड है शॉर्टकट्स आप बिल्कुल आपके रिज्यूमे में मत लीजिए। मतलब अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो फार्माकोविजिलेंस को पीवी बोलते हैं, तो पीवी मत लिखिए। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स को डीआरए बोलते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट को सीआरए बोलते हैं। तो ऐसी अब्रिविएशन, ऐसा शॉर्टकट बिल्कुल मत लिखिए। आपका शॉर्टकट आपको मालूम होगा, ये ज़रूरी नहीं कि आगे जो एचआर है उनको भी मालूम हो, इससे बैड इंप्रेशन गिरता है। तो ये रिमाइंडिंग पॉइंट आपको ये चीज़ें करनी नहीं है। नेक्स्ट है, आपको इंटरनेट से कोई रिज्यूमे कॉपी नहीं करना है, दूसरे से कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एचआर जो होते हैं बहुत सारे रिज्यूम उन्होंने ऑलरेडी चेक किए होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि एक्चुअली ये आपने रिज्यूम खुद से बनाया कि दूसरे का कॉपी पेस्ट किए। एंड नेक्स्ट और लास्ट है डबल चेकिंग आपको करना है। जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तब आप वो चेक कीजिए कि कौन सी गलती आपको होनी नहीं, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक से आपका नाम इधर उधर हुआ है, स्पेस ज़्यादा हो गया है, तो हर चीज़ आपको चेक करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आपको दूसरे को देख के चेक करनी है, या फिर आप चेक करेंगे तो उल्टा पढ़िए, नीचे से ऊपर तक पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगी आपकी गलती क्या है। या फिर दूसरे से 2-3 लोगों से क्रॉस चेक करके लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिज्यूमे में कोई चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे करियर ऑब्जेक्टिव का चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपके जो जॉब है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिज्यूमे बनाना पड़ता है। एक ही रिज्यूमे हर बार आपको सबमिट नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको वही रखेंगी, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है, जो आपकी हॉबीज़ रहती है, जो आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो वो जॉब के अकॉर्डिंग वो अपने एडिशनल किया है, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही मैंने आपको पूरी कोशिश की बताने की कि आप कैसे एक परफेक्ट रिज्यूमे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और आपके हायरिंग की चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स कैसा लगता है और आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।